सेक्शन चीफ को हुक्म दिया जाता है कि ताहुक्मे सानी तमाम सेक्शन मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिए जाएँ। मुतलका और अहम अफराद दखीमिया से बाहर चले जाएँ। जहाँ रहने वाले तमाम अफराद मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड हो जाएँ। तमाम स्टोर्स, तमाम मुतल्लिका इमारतें मुकम्मल तौर पर कैमोफ्लेज कर दी जाएँ। हर किस्म की सरगर्मी ताहुक्मे सानी बंद कर दी जाए। इस हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। फौरी तौर पर 12 घंटों के अंदर अंदर हुक्म पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। जवाबी काशन नंबर वार 2 ओवर। माइकल ने इसी तरह तेज लहजे में कहा और उस लम्हे एक डायल पर जलने वाला सब्ज रंग का बटन धमाके से सुरख हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह जे के बाद दीगरे 6 के 6 बल्ब सुरख हो गए। ओके ओवर एंड ऑल, माइकल ने कहा और वो बड़ा सा सुरख बटन ऑफ कर दिया। फिर माइक का बटन ऑफ करके उसने उसे दोबारा हुक के साथ लटकाया और फिर बारी बारी सारे बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद वो देव हैकल ट्रांसमीटर पहले की तरह खामोश और बेजान हो गया तो उसने अलमारी के नीचे दीवार की जड़ में मखसूस अंदाज में पैर मारा तो सुरर की तेज आवाज़ के साथ दीवार बराबर हो गई। अब कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था कि जहाँ कोई अलमारी भी हो सकती है। अब तलाश कर लो रास्को को और कर लो उसके खिलाफ कार्रवाई। माइकल ने पीछे हटते हुए एक तवील सांस लेकर कहा और फिर वो एक और दीवार की तरफ बढ़ गया। उसने वहाँ भी पहले वाला अमल दोहराया जहाँ भी एक अलमारी के अंदर ऐसी ही एक मशीन मौजूद थी, लेकिन उस मशीन का रंग स्याह था और उसके गिर्द सुनहरे रंग का बॉर्डर बना हुआ था, जबकि पहली मशीन का रंग सफ़ेद था। उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। फिर पहले की तरह उसने हर डायल के नीचे मौजूद नाबों को घुमाकर डायलों पर मौजूद सुइयों को मखसूस हिस्सों पर एडजस्ट किया और उसके बाद साइड पर लटका हुआ माइक उतार कर उसने सुरख रंग का बटन दबाया और माइक के साथ लगा हुआ बटन दबाकर उसने कॉल देना शुरू कर दी। हेलो हेलो सुपर चीफ कॉलिंग ऑल द सेक्शन चीफ ऑफ ब्लैक गोल्ड ओवर। माइकल तेज से लहजे में मुसलसल बोलता चला जा रहा था। उस मशीन पर 4 डायल थे और फिर काफ़ी वक्फे से एक एक करके चारों डायलों के ऊपर मौजूद बल्ब रोशन हो गए, लेकिन उनके रंग सुरख थे। सेक्शन चीफ को हुक्म दिया जाता है कि ब्लैक गोल्ड को ओपन किया जा रहा है। तमाम सरगर्मियां शुरू कर दी जाएं, तमाम अड्डे खोल दिए जाएं और तमाम मुतल्लिका अफराद को बुला लिया जाए। 24 घंटों के अंदर ब्लैक गोल्ड का कारोबार मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाना चाहिए। चीफ ऑफ ब्लैक गोल्ड गेलार्ड को हुक्म दिया जाता है कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर अपना ऑफिस संभाल लें और काम का आगाज़ कर दिया जाए। जवाबी काशन नंबर वार दिया जाए ओवर। माइकल ने उसी तरह तेज लहजे में कहा और फिर एक एक करके चारों सुरख बल्ब तेज सब्ज होते चले गए। ओके ओवर एंड ऑल, माइकल ने कहा और एक बार फिर उसने मशीन को ऑफ करना शुरू कर दिया। मशीन को मुकम्मल तौर पर ऑफ करने के बाद उसने दीवार बराबर की और फिर इत्मीनान से मुड़कर वो एक साइड पर मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर लगा हुआ मखसूस अंदाज का लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक बड़ा सा कमरा था जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। माइकल ने दरवाज़ा बंद किया और फिर 2 कदम अंदर बढ़कर उसने एक के बाद दीगरे मखसूस अंदाज में बारी बारी 4 बार दोनों पैरों को उठाकर ज़मीन पर मारा तो तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ें फर्श के नीचे से सुनाई देने लगीं और फिर कमरे के वस में फर्श तेज़ी से साइडों पर हटता चला गया और फिर उसमें से एक काफ़ी चौड़ी सी मशीन ऊपर को उबरना शुरू हो गई। गड़गड़ाहट की आवाज़ों के साथ मशीन ऊपर आती चली गई और जब उसकी ऊंचाई तकरीबन 10 फुट के करीब हो गई तो वो रुक गई और उसके साथ ही साइडों से फर्श तेज़ी से वापस उस मशीन की साइडों से आकर लग गया। अब देखने से यूँ महसूस होता था जैसे ये मशीन शुरू से ही फर्श में नस्ब शुदा हो। माइकल आगे बढ़ा और उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। मशीन की दोनों साइडों पर ऊपर से नीचे तक डायल, नाबें, बटन और बल्ब लगे हुए थे, जबकि दरमियानी जगह जो कि तकरीबन 6 फुट चौड़ी थी यकसर हर किस्म की चीज़ से साफ थी। माइकल दोनों इतराफ पर बटन प्रेस करता रहा, नाबों को दाएं बाएं घुमाकर डायलों पर मौजूद सुइयों को मखसूस हिस्सों में एडजस्ट करता रहा। दोनों हिस्सों पर बेशुमार छोटे बड़े मुख्तलिफ रंगों के बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगे और उनमें से मखसूस किस्म की घूं घूं और जू जू की आवाज़ें निकलनी शुरू हो गईं। तो माइकल ने एक तवील सांस लेते हुए दोनों इतराफ में सबसे नीचे लगे हुए बटन प्रेस किए तो उन बटनों के ऊपर 2 छोटी छोटी स्क्रीनें रोशन हो गई और उन पर रेडी फॉर वर्क के अल्फाज जलने बुझने लगे। माइकल सीधा खड़ा हुआ और उसने अपने जिस्म पर मौजूद लिबास उतारना शुरू कर दिया। जब उसके जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर रह गया तो उसने दाएं तरफ लगे हुए एक बड़े से हैंडल को एक झटके से खींचा। खटाक की आवाज़ के साथ हैंडल बाहर निकला तो दरमियानी कदादम जगह दरमियान से फटी और उसकी दीवारें साइडों पर गायब होती चली गईं। अब अंदर एक चौड़ा और ऊंचा खाना सा नजर आने लगा। माइकल ने इस खाने की तरफ पुश्त की और उल्टे कदमों चलता हुआ उस खाली खाने के अंदर जाकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे आदमी तंग सी लिफ्ट में खड़ा होता है। फिर उसने एक पैर को उठाकर आहिस्ता से मशीन के फर्श पर मारा तो खटाक की आवाज़ के साथ ही दरमियानी जगह बराबर हो गई और माइकल अब अंदर घुप अंधेरे में खड़ा था। उसके जहन पर जैसे तेज़ रोशनी की बारिश सी होने लगी और फिर उसका शऊर तेज़ी से तारीक दलदल में धंसता चला गया
उसके तमाम एहसास जैसे फना होकर रह गए। फिर जिस तरह गहरे स्याह बादलों में आसमानी बिजली चमकती है, इस तरह उसके जहन पर छाई हुई स्याही में रोशनी की लकीर सी नमूदार हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी वाज़ेह होती चली गई। चंद लम्हों बाद ही उसका शऊर पूरी तरह बेदार हो गया। जैसे ही उसका शऊर बेदार हुआ, सूरज की तेज़ आवाज़ के साथ ही सामने वाली दीवार हटी और माइकल कदम बढ़ाता मशीन से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपने जिस्म को देखना शुरू कर दिया। अब उसकी जिस्मानी रंगत पहले से यकसर तब्दील हो चुकी थी। उसके जिस्म पर हर जगह बर्स के दाग मौजूद थे जो कतई हकीकी थे। उसके बाहर आने पर खुदहाना खुद ब खुद बंद हो गया। अब उसकी बैरूनी सतह किसी आईने की तरह चमकदार होती चली गई। चंद लम्हों बाद वो जगह एक कदादम आईने में तब्दील हो चुकी थी और उस आईने में माइकल का बिगड़ा हुआ और यकसर मुख्तलिफ चेहरा नजर आ रहा था। उसके चेहरे के तमाम हदोहाल यकसर तब्दील हो चुके थे। चेहरे पर भी जगह जगह बर्स के दाग थे। उसके अलावा मंदमिल शुदा जख्मों के निशानात, बालों का डिज़ाइन और रंग भी यकसर बदल चुका था। आंखों का रंग भी तब्दील हो चुका था और अब उसका चेहरा देखकर किसी ऐसे आदमी का तासुर उभरा था जिसकी सारी उम्र लड़ाई भड़ाई में गुजरी हो और जो हद दर्जे जालिम और सफ़ाक आदमी हो। वो काफ़ी देर तक आईने में अपने आप को देखता रहा। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ लिबास उठाकर उसे पहनना शुरू कर दिया। लिबास पहनने के बाद उसने मशीन ऑफ की और फिर पीछे हट गया। एक बार फिर तेज़ गड़गड़ाहट के साथ मशीन ज़मीन में गायब होनी शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद जब वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन में गायब हो गई तो फ़र्श तेज़ी से बराबर हो गया। माइकल मुड़ा और वापस उस दरवाजे को खोलकर उस बड़े हाल में आ गया जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थीं। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में मौजूद था जहाँ उसने टेलीफोन रिसीव किए थे। वो कुर्सी पर बैठा और उसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वॉकर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक रख्त सी आवाज़ सुनाई दी। गिलार्ड बोल रहा हूँ। माइकल के हलक से ऐसी गुराहट आमेज़ आवाज़ निकली जैसे कोई भूखा भेड़िया गरा रहा हो। लहजा और आवाज़ पहले से यकसर बदल चुकी थी। यस बॉस, वॉकर ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। रिपोर्ट दो। गिलार्ड ने उसी तरह गराते हुए लहजे में कहा। सेक्शन ए ने मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया है बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, तफसीली हिदायत तुम्हें मेन ऑफिस से पहुंच जाएंगी, माइकल ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फ्रांसो स्पीकिंग, चीफ ऑफ सेक्शन बी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक स्पार्ट आवाज़ सुनाई दी। गिलार्ड बोल रहा हूँ, माइकल ने तेज़ लहजे में कहा और फिर उससे रिपोर्ट तलब करके उसे भी तफसीलात भेजने का कहकर उसने क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल किए तो इस बार दूसरी तरफ से सेक्शन सी के चीफ हेराल्ड ने बात की। उससे भी उसने वही पहले वाली बातचीत की और एक बार फिर क्रेडल दबाकर उसने नंबर डायल किए और इस बार सेक्शन डी के चीफ सल्फर्ड ने बात की। उससे भी वही पहले तीनों की तरह बात करके माइकल ने रिसीवर रखा और एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद वो अपनी इस मखसूस कमीनगाह से निकलकर स्याह रंग की कार में बैठा था। शहर की मसरूफ़ सड़कों से होता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई। फिर उसने कार एक कोठी के बंद गेट के सामने रोकी और मखसूस अंदाज में 3 बार हारन बजाया तो बड़ा सा गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। माइकल कार अंदर ले गया। पोर्च में जाकर उसने कार रोकी तो बरामदे में मौजूद 4 मशीन गनों से मुसल्लिह अफराद ने उसकी कार से उतरते ही उसे बाकायदा फौजी अंदाज में सैल्यूट मारा। ऑल इज़ ओके, माइकल ने इसी तरह गराते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, चारों ने जवाब दिया और माइकल सर हिलाता हुआ तेज़ी से राहदारी क्रॉस करता हुआ एक बड़े से कमरे के दरवाजे के सामने रुका। उसने दरवाजे को धकेल कर खोला। ये बड़ा सा कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। बड़ी सी मेज़ के पीछे एक कुर्सी पर बैठकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मोदबाना ही था। गिलार्ड स्पीकिंग। माइकल ने उसी तरह गराते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, मर्फी बोल रहा हूँ। आप तशरीफ़ ले आए हैं। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में मुसरत थी। हाँ, और सुनो, रूथ को फ़ौरन मेरे पास भेज दो ताकि मैं तमाम सेक्शंस को ज़रूरी हिदायत उसे लिखवा दूँ, माइकल ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक गोल्ड नामी उस तंजीम के चीफ गिलार्ड के रूप में आ चुका था। उसने शुरू से ही सेटिंग ऐसी कर रखी थी कि बैक वक्त 2 अलग-अलग तंजीमें बनाई हुई थी जिनका एक दूसरे से कोई राब्ता या कोई ताल्लुक न था। एक तंजीम का नाम रास्को था, वो बाहैसियत मारियो रास्को का सुपर चीफ था, जबकि दूसरी तंजीम का नाम ब्लैक गोल्ड था और बाहैसियत गिलार्ड वो उसका सुपर चीफ था। वो उसका खसूसी अड्डा था जिसका इल्म मां सवाए उसकी ज़ात के और किसी को न था। मारियो के लिहाज से वो बूढ़ा था जबकि गिलार्ड के लिहाज से वो बस से ज़्यादा, और उस मशीन की मदद से उसने जो जुलिया हुलिया तब्दील किया था उसे ना तो उस मशीन के अलावा तब्दील किया जा सकता था और ना किसी मेकअप वाशर की मदद से उसकी असलियत को चेक किया जा सकता था। चेहरा, खाल की रंगत, बालों और आंखों का रंग सब ओरिजिनल अंदाज में तब्दील हो जाता था।
आवाज़ और लहजा भी अक्सर बदल जाता था। उसकी आदत थी कि वो जब भी ज़रूरत महसूस करता रास्तों को हरकत में ले आता और जब ज़रूरत महसूस करता ब्लैक गोल्ड को हरकत में ले आता। रास्तों का सेटअप उसने ऐसा कर रखा था कि ये तंजीम सिर्फ बराज़म एशिया के ममालिक को डील करती थी और वहाँ से इंतहाई कीमती मादनियात तलाश करके फिर उन्हें फ़रोख्त किया जाता था। जबकि गोल्ड ब्लैक गोल्ड का दायरा कार यूरोप, क्रीमिया और बराज़म अफ्रीका था। और जब वो बहैसियत सुपर चीफ खसूसी ट्रांसमीटरों के जरिए आर्डर करता था तो तंजीम कतई आफ कर दी जाती थी। उसे मालूम था कि उसके आर्डर के बाद अब रास्तों का नामो निशान ही सफ़ाए हस्ती से मिट चुका होगा। तमाम सरकर्दा अफराद क्रीमिया से बाहर चले जाएंगे, दफातर और स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे, रास्तों से मुतल्लिका तमाम अफराद रोपोश हो जाएंगे। फिर जब तक वो दोबारा आर्डर नहीं करेगा ये तंजीम दोबारा सामने न आएगी। और अब उसने ब्लैक गोल्ड को ओपन कर दिया था, जबकि गुज़श्ता 8 माह से उसने उसे क्लोज़ किया हुआ था। लेकिन अब उसके आर्डर पर सब लोग इस तरह दोबारा काम कर देंगे जैसे ये तंजीम कभी क्लोज ही ना हुई हो। और पहले तो वो कारोबारी तौर पर ऐसा करता रहता था, लेकिन इस बार उसने बुल्गारिया और पाकिस्तान के एजेंटों की वजह से मजबूरन ऐसा किया था, क्योंकि डिसिल्वा और वेलेरी की गलती की वजह से उन दोनों ममालिक के एजेंट रास्तों के पीछे लग गए थे। और चूँकि उसका अपना ताल्लुक भी सरकारी तंजीम से रहा था, इसलिए इन दोनों और उसके अलावा बराज़म एशिया के दूसरे मशहूर सीक्रेट एजेंटों के बारे में सारी तफसीलात जानता था। उसे मालूम था कि प्रमोद और अली इमरान दोनों ही अफरियत की तरह रास्तों के पीछे लग जाएंगे, इसलिए उसने मजबूरन उसे मुकम्मल तौर पर आफ कर दिया था। अब दो ही सूरतें थी, या तो लिज़ा और डेविस ग्रुपों के हाथों ये लोग मारे जाएं या फिर ये रास्तों की तलाश में टकरे मार कर आखिरकार नाकाम होकर वापस चले जाएंगे। वैसे उसने अली इमरान के बारे में भी डेविस और लिज़ा को तफसीलात भिजवा दी थी ताकि वो उसके खिलाफ भी काम कर सके और खुद वो अब इत्मीनान से गिलार्ड के रूप में काम करता रहेगा और उस तक कोई भी ना पहुंच सकेगा। इस तरह यकीनी तौर पर उसने उन दोनों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी थी। इमरान, जूलिया और तनवीर तीनों क्लाडियो के एक होटल के कमरे में मौजूद थे। इमरान ने क्लाडियो एयरपोर्ट पर आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया था और फिर वो तीनों टैक्सी में बैठकर उस होटल में पहुंचे और इमरान ने यहाँ मुख्तलिफ नामों से 3 कमरे हासिल किए, लेकिन इस वक्त वो तीनों एक ही कमरे में मौजूद थे। इमरान ने कमरे में आते ही रिसीवर उठाया और उसके नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस ब्यूरो फोर्ड कारपोरेशन। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, असिस्टेंट मैनेजर रॉबर्ट से बात कराओ, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। इमरान ने लहजे को बदलते हुए कहा। असिस्टेंट मैनेजर रॉबर्ट, यस सर, होल्ड ऑन कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, हेलो रॉबर्ट बोल रहा हूँ। बोलने वाले का लहजा स्पार्ट था, प्रिंस बोल रहा हूँ रॉबर्ट। इमरान ने कहा, नंबर नोट करें और 10 मिनट बाद इस नंबर पर फ़ोन करें। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने खामोशी से रिसीवर रख दिया। ये सब क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इस सियासत में क्यों ड्राप हुए हो? और ये फ़ोन रॉबर्ट, ये सब क्या है? तुम तो कह रहे थे कि हमने सिर्फ तफरी करनी है। जूलिया ने इमरान के रिसीवर रखते ही होंठ भींचते हुए कहा, अभी बताता हूँ, ज़रा ये फ़ोन वाला काम मुकम्मल हो जाए। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो जूलिया ने होंठ भींच लिए, जबकि तनवीर खामोश बैठा हुआ था। अलबत्ता उसके चेहरे पर ऐसी तंजिया मुस्कुराहट मौजूद थी जैसे जूलिया से कह रहा हो कि वो हाँ इमरान जैसे शख्स से तवक्कात लगाए हुए है। ये आदमी इंतहाई खुदगर्ज है। 10 मिनट बाद इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और रॉबर्ट के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इस बार दूसरी तरफ से बराह रास्त रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी, प्रिंस बोल रहा हूँ रॉबर्ट। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, प्रिंस आप कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या क्लाडियो से? दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने पूछा, हाँ क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा, इसलिए कि यहाँ नाराक एयरपोर्ट पर आपका बाकायदा इंतज़ार किया जाता रहा है। अलेक्जेंडर ग्रुप के आदमी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अलेक्जेंडर ग्रुप वैसे तो अपने तौर पर काम करता रहता है, लेकिन कभी कभार उनका चीफ, जिसका नाम माइकल है, उन्हें हिदायत दे देता है। आपने मुझे अलेक्जेंडर ग्रुप के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए कहा था। वहाँ मेरा एक आदमी है। मैंने उससे रब्ता किया तो ये बात सामने आई कि पाकिस्तान में मौजूद अलेक्जेंडर के किसी आदमी ने उससे इत्तला दी कि आप एक खातून और एक साथी के साथ नाराक से रवाना हो गए हैं। आपका फ़्लाइट नंबर भी बता दिया गया। अलेक्जेंडर ने यह हिदायत अपने चीफ माइकल को पहुंचाई तो माइकल ने उसे हिदायत दी कि एयरपोर्ट पर जैसे ही आप लोग पहुंचे आपको वहीं बराह रास्त फायरिंग करके हलाक कर दिया जाए। अलेक्जेंडर के 4 आदमी वहाँ फ़्लाइट का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब फ़्लाइट आई तो आप फ़्लाइट में ना थे। इसके आदमी ने ऑफिस से मालूमात हासिल की तो उन्हें बताया गया कि आप रास्ते में क्लाडियो एयरपोर्ट पर ड्रॉप हो गए हैं, जिसकी इत्तला उन्होंने अलेक्जेंडर को दे दी। अलेक्जेंडर ने यह इत्तला माइकल को दी तो माइकल ने उसे हुक्म दिया कि नाराक में दाखिल होने वाले रास्तों की मुकम्मल पिकटिंग की जाए और आपको ट्रेस करके गोलियों से उड़ा दिया जाए और जो भी मशकूक आदमी नजर आए उसे उड़ा दिया जाए और अब हर रास्ते पर मौजूद हैं। रॉबर्ट ने तफसीली हिदायत बताते हुए कहा, अलेक्जेंडर का ताल्लुक क्या सिर्फ माइकल से ही है या वो किसी और के लिए भी काम करता है? इमरान ने पूछा।
वो फ्रीलांसर ग्रुप है जनाब, रकम लेकर वो आपके लिए भी काम करना शुरू कर देगा। वैसे उसकी मुस्तकिल अटैचमेंट किसी से भी नहीं सिवाय उस माइकल के। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, क्या वो इतना बड़ा ग्रुप है कि पाकिस्तान में अपने एजेंट मुकर्रर कर सके? इमरान ने पूछा। यस सर, इन मामलात में वो बेहद वसी पैमाने पर काम करता है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। वो मादनियात की चोरी के सिलसिले में भी कुछ काम करता है तुमने? इमरान ने पूछा। यस सर, मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक यहाँ क्रीमिया में कई तंजीमें इस धंधे में मुलविस हैं, क्योंकि ये मखसूस अंदाज का धंधा है। इसमें ज़्यादा कत्लो गारत भी नहीं करनी पड़ती और इंतहाई कसीर दौलत भी आसानी से हाथ में आ जाती है। मेरी मालूमात के मुताबिक 2 तंजीमें सबसे बड़ी और मौसर हैं। उनमें से एक तंजीम का नाम रास्को है, उस तंजीम का दायरा कार बर आज़म एशिया है, जबकि दूसरी तंजीम का नाम ब्लैक गोल्ड है, उसका दायरा कार एशिया के अलावा दूसरे बर आज़म है। ये रास्को के धंधे में कभी रहना नहीं डालते। रास्को के चीफ का नाम मारियो है, वो बूढ़ा आदमी है लेकिन अक्सर नाराग से बाहर ही रहता है, कभी कभार आ जाता है। ब्लैक गोल्ड के चीफ का नाम गेलार्ड है, वो भी कभी कभार ही सामने आता है। उनका काम भी मुसलसल नहीं है, कभी रास्को काम शुरू कर देती है और कभी ब्लैक गोल्ड। चूँकि उनका काम मखसूस किस्म का है इसलिए अक्सर ये तंजीमें तवील अरसे तक काम ही नहीं करती, शायद जब तक मादनियात तलाश होती रहती होंगी उनकी सरगर्मियाँ भी बंद रहती होंगी। रॉबर्ट ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। रास्तों का कोई खास अड्डा? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, बावजूद कोशिश के कुछ मालूम नहीं हो सका। आपने जॉन विल्सन की टिप दी थी। जॉन विल्सन को किसी ने उसके दफ्तर में गोली मारकर हलाक कर दिया है। कहा जाता है कि ऐसा करने वाले 2 बिलगानवी आदमी थे, बस उससे ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने जवाब पूछा था, अब इसका जवाब सुन लो। चूँकि इस बार हमारी तादाद महदूद है इसलिए तुम दोनों को भी भरपूर अंदाज में काम करना होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले तफसील बताई थी कि बुल्गारिया में मादनियात चोरी हो रही हैं, जिसके खिलाफ बुल्गारिया का डी एजेंट मेजर प्रमोद काम कर रहा है। मेजर प्रमोद मेरे पास आया था चूँकि उस चोरी में पाकिस्तान के महकमा मादनियात का एक आला ऑफिसर को भी मुलविस किया जा रहा था और उसके साथ ही ऐसे शवाहिद भी मिले थे कि पाकिस्तान से भी इंतहाई कीमती साइंसी मादनियात को तलाश करके चोरी का प्लान बनाया जा रहा है। इसलिए तुम्हारे चीफ ने पूरे शवाहिद मिलने तक मिशन को पेंडिंग कर दिया, लेकिन मैं चूँकि मेजर प्रमोद से वादा कर चुका था कि मैं गैर सरकारी तौर पर उसकी मदद करूँगा और अपने तौर पर मैंने जो तहकीकात की उसके मुताबिक एक तंजीम रास्को नामी ये धंधा करती है और उस बारे में एक टिप जॉन विल्सन की मिली। ये टिप मैंने मेजर प्रमोद को दे दी। मेरा ख्याल था कि हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर तुम्हारा चीफ एक मिशन इस तंजीम के हाथमे के लिए मेरी सरबराही में भिजवाएगा, लेकिन उसने मुकम्मल शवाहिद मिलने तक सरकारी तौर पर मिशन मुकम्मल करने से इनकार कर दिया। इस पर मैंने उससे कहा कि अगर मैं अपने खर्चे पर क्रीमिया जाऊं और मेजर प्रमोद की मदद करूं तो उसे कोई एतराज़ तो न होगा। उसने उसकी इजाज़त भी दे दी। मैंने तफरीह के सिलसिले में जूलिया को भी साथ ले जाने की इजाज़त मांगी तो तुम्हारी चीफ ने मेरी तवक्का के खिलाफ ये इजाज़त दे दी। उसे मेरे प्रोग्राम का इल्म था। उसने शायद अपने फ़ॉरेन एजेंट से रब्ता किया और फिर उसे कहीं से इत्तला मिली कि पाकिस्तान में भी बहरहाल मादनियात की चोरी का धंधा हो रहा है और अलेक्जेंडर बार का पता उसने चला लिया और एयरपोर्ट पर मुझे उस पर काम करने का हुक्म दिया और मिशन को सरकारी करार दे दिया। और सरकारी करार देने का नतीजा ये हुआ कि उसने हम दोनों की निगरानी के लिए तनवीर को भी हमारे साथ भिजवा दिया। मैंने रास्ते में ब्रेक जर्नी के दौरान एयरपोर्ट पर तुम दोनों से हटकर रॉबर्ट को फ़ोन किया। रॉबर्ट का खुफिया ताल्लुक भी जुराइम पेशा ग्रोहों से है। उसका काम बिल्कुल इस अंदाज का है जैसे टाइगर करता रहता है। वो मेरा ज़ाती दोस्त भी है। मैंने रॉबर्ट को कॉल करके उससे जॉन विल्सन से मिलने और अलेक्जेंडर को टटोलने और इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए कहा। उसके साथ ही मैंने फैसला कर लिया कि हमें बराह रास्त नाराग पहुंचने की बजाय रास्ते में ड्रॉप हो जाना चाहिए ताकि रॉबर्ट से रिपोर्ट लेने के बाद वहाँ की सही सूरत हाल इल्म में आ जाने के बाद वहाँ जाने और काम करने का लाहा अमल तैयार कर सकें। और रॉबर्ट ने जो रिपोर्ट दी है वो तुमने सुन ली है। अगर हम बराह रास्त नाराग जाते तो अब तक हमारी लाशें पुलिस के मुर्दाखाने में इबरत निगाह बनी पड़ी हुई होती। जॉन विल्सन की टिप का मेजर प्रमोद को इल्म था और रॉबर्ट की ये रिपोर्ट कि जॉन विल्सन के कत्ल का शोबा 2 बिलगारियों पर किया जाता है। ये साबित हो जाता है कि मेजर प्रमोद वहाँ काम में मसरूफ़ है। और अब सूरत हाल ये है कि अगर हम चाहें तो क्रीमिया में सिर्फ तफरी करते रहें। जब मेजर प्रमोद अपने मिशन में कामयाब हो जाए तो उससे रिपोर्ट लेकर चीफ को दे दें और इत्मीनान से वापस चले जाएं। दूसरी सूरत यह है कि हम खुद भी काम करें और इस तंजीम का खात्मा करें। इस तरह मेजर प्रमोद की भी मदद हो जाएगी और हमारे मुल्क की मादनियात भी चोरी होने से आइंदा के लिए बच जाएंगी, क्योंकि फ़िलहाल पाकिस्तान को इस तंजीम से फौरी खतरा भी नहीं और उसने पाकिस्तान की मादनियात भी चोरी नहीं की। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम नाराग जाने की बजाय वेलिंगटन चले जाएं और इत्मीनान से तफरी करते रहें। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है कि चीफ हमें मिशन पर भेजे और हम तफरी करते रहें? अगर कोई तफरी करनी भी है तो मिशन के बाद भी हो सकती है, तनवीर ने तेज़ और वसीले लहजे में कहा।
मिशन तो बहरहाल मेजर प्रमोद मुकम्मल कर ही लेगा, इमरान ने जवाब दिया। नहीं दूसरे का मारा हुआ शिकार खाना बुज़दिली और बेगैरती है, तनवीर के लहजा में गुस्सा ऊद कर आया था।